हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। क्लास 10th के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास 10th की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। हो सकता है कि आपकी 24 मार्च से एग्ज़ाम हो, इसलिए हम शॉर्टकट में सारे अध्याय आपको समझा देंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए और सारा सिलेबस भी आ जाए। तो आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी पार्ट से लिया गया है, ये जैव प्रक्रम है। इसमें हम ये भी बता देंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके आंसर पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आप उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट का टिक कर लें और वो ज़रूर तैयार करें, क्योंकि वो ज़्यादा पूछा जाता है, वही आपके उसमें ज़रूर फंसेंगे। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हम आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले लेसन का नाम है आपका जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का पार्ट है। तो पहला लेसन है, उसमें नाम है जैव प्रक्रम। देखें जैव प्रक्रम क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जैव प्रक्रम के बारे में जानकारी होना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण मतलब किसी इकट्ठा संयुक्त रूप से एक जीवों की क्रिया को अनुरक्षण करना या क्रिया करना, तो उनका जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे देखेंगे आगे, जैव प्रक्रम कितने भाग होते हैं? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, यानी सारी क्रियाएं ये जीवों में होती हैं। देखेंगे पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। कितने पर आधार पर? आधार पर दो समूहों में। पहला होता है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या है, इनमें अंतर भी पूछता है। स्वपोषी पोषण देखेंगे, पोषण का वह तरीका होता है जिसमें ये स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण देखेंगे कि पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है। हरे पौधों को तो कोई भोजन देता नहीं है ना, तो जैसे पानी डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिससे वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण होते हैं पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर कर होता है। जैसे कि मानव स्वयं भोजन बना करके तो खाता है, लेकिन जब गेहूँ वगैरह जब ये उत्पादन होती है क्रिया, तभी तो उससे बना पाता है। किसी ने अपने आप गेहूँ को बना लेते हैं। जब गेहूँ बोएंगे फिर वो उत्पन्न होंगे, तो गेहूँ बोते हैं, उसको बनाते नहीं है गेहूँ को, तो वो प्रकृति की देन होती है। इसलिए मनुष्य क्या है? विषमपोषी पोषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें टिक कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी पोषण बाहर से लिए पदार्थों को किसमें संचित कर देता है? ऊर्जा के रूप में संचित कर देता है और परिवर्तित करता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रकाश संश्लेषण। आपकी प्रकाश संश्लेषण जब आपकी ये डेफिनेशन लिखें या परिभाषा लिखें, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप अभिक्रिया जरूर कराएं। यह अभिक्रिया बिल्कुल सरल है, देखने में लग रहा होगा आपको। 6CO2 और 12H2O, या इसका दुगना जल करना है और आधे कार्बन डाइऑक्साइड। 6CO2 तो जल कितना? 12H2O। इसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया, तो किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज, जो हरे पौधों का भोजन होता है। C6H12O6, फिर क्या बनेगा? 6CO2 और 6H2O, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आपके कितने हैं? 6, तो यहाँ लिख दिया C6। आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हमने 12 लिए, 12 बचे। ऑक्सीजन कितने हैं आपके? ऑक्सीजन यहाँ 6 दूनी 12 भी यहाँ पे भी है।
और यहाँ पे भी आपके हैं, तो 6 दूनी 12 यहाँ पे हैं, तो 6 ले लिए आपने यहाँ और 6 यहाँ बचे। जो 6 यहाँ बचे तो 6 आगे लिख दिया। फिर इसमें 12 बच रहे हैं आपके, यहाँ पूरे 12 होते हैं तो 6 O2 लिख दिया। 6 दूनी 12 यहाँ हो गए आपके, 6 बचे अभी। तो आप हाइड्रोजन कितने हैं, 12 दूनी 24, तो 12 रख दिए थे, 12 बचे थे, तो 6 दूनी 12 ये और 6 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और अब क्रिया बिल्कुल सरल है। ग्लूकोज का निर्माण होता है C6 CO2 + 12 H2O की रिएक्शन कराएंगे तो C6H12 और ग्लूकोज का निर्माण होगा ऑक्सीजन और जल की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। क्या है अगला? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। स्टोमेटा रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। आपने देखा होगा पत्तियां, कभी भी ना देखा हो तो अभी आप तोड़ के देख सकते हैं। पत्ती में एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म एकदम छोटे से छिद्र दिखते हैं, उन्हीं को रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देते हैं वो आपके स्टोमेटा होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? ये कार्य क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड या वातावरण में जो भी गैसें पाई जाती है उनका आदान प्रदान इन छिद्रों के माध्यम से होता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जल यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे ज़्यादा पानी गिरता है तो फिर वो वाष्पों के माध्यम से रंध्रों के माध्यम से निकल जाता है। ये आपके रंध्र का स्टोमेटा का चित्र है, ये भी कहीं पूछा जाता है तो देख सकते हैं। ये रंध्र छिद्र है, द्वार कोशिकाएं हैं, अधिचर्म कोशिका और ये सहायक कोशिकाएं हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते भी हैं। क्या होते हैं? ये रंध्र जो खुला हुआ है ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए खुलता भी है और बंद भी होता है। अब देखेंगे विषमपोषी पोषण भी आप तक स्वपोषी पोषण के अंतर्गत चल रहे थे। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी संपोषण, मृतजीवी, परजीवी। प्राणी संपोषण क्या है देखेंगे? होलोजोइक। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उनका पाचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा, मानव, मृतजीवी। अब देखेंगे इसमें अंतर्ग्रहण शरीर के अंदर होता है पाचन। हमारी जिस मनुष्य के शरीर में है वो शरीर के अंदर ही पाचन की क्रिया होती है, बाहर नहीं। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी, कवकआदि। परजीवी पोषण में क्या होता है देखेंगे? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं, फीताकृमि आदि। अमीबा में पोषण देखेंगे। अमीबा में पोषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अमीबा में पोषण, अमीबा में ये केंद्र खाद्य कण, ये आपका चित्र है देखेंगे। पदार्थकूट में खाद्य रिक्तिका कण, ये अमीबा में पोषण के 4 चित्र हैं देखेंगे। इसमें अमीबा में कैसे होता है? भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। किसके? पैरों के पादप, जो पादाप है उनकी सहायता से भोजन को घेर लेता है, जैसे ये बीच में भोजन दबाए हुए है। फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल में किया जाता है। इस प्रकार से खाद्य कण को वो अंदर ग्रहण करता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। जो बच जाता है वो पच नहीं पाता, आप देख रहे होंगे इसमें, तो किसकी? कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब पैरामीशियम में पोषण देखेंगे। अमीबा में देखा था। पैरामीशियम कोशिका की पूरी सतह से ढके होती है। पश्चात भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में पोषण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में पोषण जरूर पूछता है, कई बार आपके आंसर पेपर में भी दिया गया है। चलिए देखते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वैक्षेपण, इतनी क्रियाएं हैं इसमें जो मनुष्य के पाचन में पोषण में होती हैं। आहार नाल से मुख से लेकर के गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। मुंह, दांत, जिह्वा, लार ग्रंथि,
मुंह से क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। दांत भोजन को चबाते हैं। जीवा से भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाते हैं। और लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं। लार कहते हैं स्टार्च लार एमिलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा में बदल देते हैं, जिससे हम भोजन ग्रहण करने में आसानी होती है। भोजन ग्रसिका क्या करती है, इसके बाद मुंह में अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति होती है द्वारा ले जाया जाता है। धीरे धीरे इसकी मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। क्या होता है, संकुचन और शिथिलन, यानी सिकुड़ती और बंद होती रहती है। ये मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चित्र। पहले जीवा, मुख गुहा, फिर ग्रास्किया, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत, बृहदांत्र, गुदाद्वार, यहाँ यकृत, पित्तनली, अग्नाशय, परिशेष का है। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है। इसके बाद अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है, पेप्सिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, श्लेष्मा। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी देखेंगे। और पेप्सिन, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के, जो हम खाते हैं चीज़ें, उनके पाचन का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, मतलब जो चीज़ें हम जैसे क्षार भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, उसको अम्ल में बदलता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल की रक्षा करता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत भी इसको बोलते हैं। आंतरस, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, बसअम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल सब पाए जाते हैं। और यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण भी प्राप्त करती हैं। यकृत में पित्तरस, पित्त लवण, वसा, पित्त लवण वसा, बड़ी गोलिकाओं को मलसीकरण, छोटी गोलिकाओं पाई जाती है। अग्नाशय देखेंगे, इसमें अग्नाशय रस, सेमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन से ट्रिप्सिन में जब बदलता है तो पेप्टोन्स हो जाता है। वसा, वसा अम्ल में लाइपेज की क्रिया करके स्टार्च एमिलेज से ग्लूकोज का। दहद्रोम है, अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ता है। बृहदांत्र, इसके बाद आता है बड़ी आंत। जल का अवशोषण वर्ज्य पात्र गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। श्वसन, रिस्पायरेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। श्वसन, आपकी श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन क्या है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। यानी पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन या श्वसन, रिस्पायरेशन कहते हैं। ये विभिन्न पथों में होते ग्लूकोज का विखंडन होता है। देखेंगे C6H12O6 मतलब कार्बन 6 है। 3C6 कोशिका द्रव्य। पाइरुवेट प्लस ऊर्जा होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इधर उपस्थिति में इधर ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊर्जा ये ईस्ट में किण्वन में होता है। और जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, नहीं होता, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा हमारी पेशी कोशिका में होता है। उपस्थिति में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। इनको अक्षीय और अनाक्षीय श्वसन भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन को वायवीय और अवायवीय को अक्षीय और अनाक्षीय भी बोलते हैं। अंतर भी पूछता है, परिभाषा भी पूछता है। देखेंगे, वायवीय श्वसन जो होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये अनुपस्थिति में होता है। मतलब वायु का मतलब ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायु का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सीय श्वसन, वायवीय श्वसन जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, 36 ATP जैसे कि मानव। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 ATP जैसे कि ईस्ट। मानव में श्वसन तंत्र देखेंगे कैसा होता है, नसदार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, फुफ्फुसनी, फेफड़े, कूपिका कोश, रुधिर वाहिका। ये है आपका श्वसन तंत्र का चित्र। ये श्वसन के बारे में जरूर पूछता है कुछ न कुछ। मानव में श्वसन क्रिया होगी अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। मतलब अंतः कैसे, अंतः श्वसन के दौरान क्या होती है, वक्षीय गुहा फैलती है और वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। उच्छ्वसन का मतलब पसलियों से संलग्न पेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। जब हाँ, उच्छ्वसन में पेशियाँ सिकुड़ती हैं और पसलियाँ पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, वापस वैसी हो जाती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इसमें क्या होता है, गुहा वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़ों में भर
रहती हैं। इसमें गुहा वायु दाब बढ़ जाता है और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंतः श्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों के अंदर ले जाना होता है। उच्छ्वसन में क्या होता है, फेफड़ों से वायु द्वारा गैसों को बाहर निकालना। अंतः मतलब ग्रहण करना और उच्छ्वसन मतलब बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये आपका इतना वो नहीं इम्पोर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता है। संवहन, हम जो चीज़ें पूछी जाती होंगी वही चीज़ें आपको समझाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। संवहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मानव में संवहन तंत्र किससे होता है, हृदय, रक्त नलिकाएं, वहन माध्यम यानी रक्त या लसिका। रक्त को देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रवीय यानी रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, फिर ये प्लाज्मा में जो ये सारी चीज़ें भी हम आपको समझाएंगे। लाल रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं में क्या होता है, O2 CO2 का वहन होता है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग कर देता है। जो आपका रक्त ब्लड लाल रंग होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है, यानी श्वेत कणिकाएं जो होती हैं वो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। रक्त प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जैसे कोई चोट लग जाती है, कट पट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, तो फिर बाद में दबाने से रक्त का थक्का सा जम जाता है, वो रक्त प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, ये पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है और शेष अजैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। रक्त वाहिका क्या है, धमनी और शिरा, मतलब रक्त में किस प्रकार का वाहिका होती है, अंदर जाना आना। आप धमनी में देखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, धमनी और शिरा में अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीकृत होकर के रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। अपवाद है फुफ्फुस धमनी, मतलब कि ये जो धमनियां हैं, धमनी क्या कार्य करती है, ऑक्सीकृत होकर के रुधिर को हृदय से शरीर तक ले जाती हैं विभिन्न अंगों तक। और शिराएं जो होती हैं वो विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, जैसे फुफ्फुस शिरा अपवाद है। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है और शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व नहीं होते, इसमें होते हैं। ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है और ये सतही होती है। यह है आपका चित्र, किस प्रकार से होता है फुफ्फुस फेफड़े। इसके बाद आएगा यहाँ फुफ्फुस शिरा में विऑक्सीकृत होगा, फिर बायां लिंद बायां नीलय में हो जाएगा, फिर तीसरा महद धमनी में विऑक्सीजनीकृत होगा रुधिर। इसके बाद शरीर के पूरे अंगों में जाएगा, फिर वापस प्रमुख महाशिरा द्वारा विऑक्सीजनीकृत होगा और फिर दायां अलिंद और दाएं नीलय में जाएगा। इसके बाद वहाँ पे सर्कुलेट होने के बाद फुफ्फुसी धमनी के द्वारा विऑक्सीजनीकृत होगा रुधिर, फिर बाद में फुफ्फुस फेफड़े में जाएगा। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। जो आपका हृदय होता है वो पंप की तरह कार्य करता है, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता रहता है, यानी जो ब्लड का होता है वो पूरे शरीर में परिसंचरण होता रहता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्तियां मोटी होती हैं क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप यानी अधिक ब्लड प्रेशर के माध्यम से रुधिर भेजना पड़ता है। यह आपका है मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट का चित्र, जो ऊपर महाधमनी, फुफ्फुस धमनियां, बायां अलिंद, बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय भी होते हैं। ये ज़्यादा पूछा जाता है आपका हृदय भी। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह की उल्टी दिशा में रोकने को सुनिश्चित करते हैं। अब देखेंगे लसिका क्या है, एक तरल ऊतक है। लसिका क्या है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। ये भी ज़्यादा पूछा जाता है कि पादपों में परिवहन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में देखेंगे। पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जाइलम क्या करता है, ये मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है। मेन पॉइंट इसका क्या है, जो मिट्टी में हम पानी डालते हैं उससे जल पूरे पेड़ में और खनिज लवणों का वहन होता है, जबकि फ्लोएम में क्या होता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों के पौधे के अन्य भागों तक वहन करती हैं। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल
मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है और दाब जल की ऊंचे वृक्ष में भी विभिन्न भागों तक पहुंच पाता है। मतलब जाइलम है कि पूरे विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाना। यही जल पादप वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और ये प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर बाद में वही जल क्या होता है, वातावरण में विलीन हो जाता है, यानी सूख जाता है, तो यह क्रिया आपकी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है: जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल का विलय खनिज लवणों में परिमुखी गति से सहायक होता है। ताप नियमक भी रहता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। और दोनों अभिमुखी दिशाएं, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपका। अगला देखेंगे उत्सर्जन। ये हाँ, उत्सर्जन भी आपका बहुत पूछा जाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम यानी जैसे कोई चीज़ जीव उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, उनका निष्कासन होता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ये एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। जैसे कि इनके उत्सर्जन अंग क्या हैं? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग। देखेंगे आपकी ये है जब उसमें चित्र आपका उत्सर्जन क्रिया का। मूत्राशय, मूत्रमार्ग यानी शिश्न, महाशिरा होता है, वायु मूत्र, महाधमनी, वायु वृक्कशिरा, वायु वृक्कतम। ये आपका चित्र रहा। देखेंगे इस प्रकार से चित्र भी पूछता है। वृक्क में मूत्र बनने की क्रिया मूत्रवाहिनी से ही होती है और मूत्राशय में एकत्रित होता है। यूट्रस में मूत्र बनने के उद्देश्य से रुधिर में वार्ज यानी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको छानकर बाहर करना होता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ये बहुत पूछा जाता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृक्क या नेफ्रॉन इसको बोलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार से कौन कौन से हैं? कोशिका कुछ, जिसे बोलते हैं ग्लैम्युरुलस, ये पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वोमेन संपोर्ट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि देखेंगे। ये वृक्काणु, ये इसी को नेफ्रॉन भी बोलते हैं, वृक्क नलिका भी बोलते हैं। इसका चित्र है आपका, ये भी बहुत पूछा जाता है। संग्राहक वाहिनी आपके उसमें शॉर्ट पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वृक्कधमनी, वृक्कशिरा, वृक्कधमनी की शाखा, वोमेन संपोर्ट, और ये ग्लैम्युलस ऊपर होता है, वृक्काणु की नलिकाकार भाग होता है। देखिए कोशिका गुच्छ निस्यंदन क्या है? यही ग्लैम्युरुलस। जब वृक्कधमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर वोमेन संपुट में आ जाते हैं। कहाँ पे? वोमेन संपुट में। वर्णात्मक पुनः अवशोषण देखेंगे। वृक्काणु की नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण होता है। फिर नलिका स्रावण क्या? यूरिया के अतिरिक्त जल का लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु की नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। कहाँ पे? अंतिम सिरे यानी लास्ट में रह जाते हैं। वो मूत्र का निर्माण करते हैं और वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय यूट्रस में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब और मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वृक्क क्या है? कृत्रिम वृक्क अपोहन जिसे बोलते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादपों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? देखेंगे पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप के अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ या उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित करते हैं। यह आपका पूरा जैव प्रक्रम का लेसन था। पूरा हमने चैप्टर समझा दिया। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ये आपके इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में। ये सब आपके इस लेसन के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें समझा दी हैं। आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए धन्यवाद।